कनाडा का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खुलेगा। एनडीए में दूध दक्षिणी किला जाएगा छू। कश्ती डूब रही हो तो लोग उतर उठ के भागते ही हैं उसके अंदर से। देश में 20 करोड़ मुसलमान, क्यों उबले भड़काऊ भाईजान? याद रखो मुसलमानों, आज आपको खड़े होना पड़ेगा। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। सामने इलेक्शन, राजस्थान में ईडी का एक्शन। इन चारों खबरों पर विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे और आज की शुरुआत देश के दुश्मनों को बेनकाब करने से होगी। क्या यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलेंगे तो कनाडा, चीन और पाकिस्तान सबके भेद खोलेंगे। दूसरी खबर में बात एनडीए में हुई फूट की होगी और उसकी असर की बात भी होगी कि आखिर क्यों दक्षिण के दोस्त बीजेपी से छूट रहे हैं। तीसरी खबर में जानेंगे कि क्या सामने चुनाव है इसीलिए ओवैसी भाईजान की जुबान पर मुसलमान है। और चौथी खबर में बात करेंगे ईडी के एक्शन को लेकर, जिससे राजस्थान का सियासी पारा बहुत गर्म हो चुका है। और हर खबर के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलूंगा और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या खास खबर आप तक को पहुंचाने वाले हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे आशीष सिंह आपको नजर आ रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय दिख रहे हैं, हमारे साथ नीरज पांडे भी जुड़े हुए हैं और मनीष शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, आज क्या खबर दीजिएगा दर्शकों को? के साथ चल रहे विवाद के बीच में आज बहुत बड़ा संबोधन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का यूएनजीए में होना है। अभिषेक, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या कुछ उठा सकते हैं और क्या कनाडा को लेकर उसमें रेफरेंस होगा या नहीं। अभिषेक, आपके पास क्या खबर है? देखिए अखिलेश, मैं आपको बताऊंगा ये जो मुस्लिम एंगल चल रहा है और जिस तरह से ओवैसी लगातार भाषण दे रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या हैं और समीकरण क्या है, संदेश क्या है और भीतर चल रही राजनीति क्या है। जी नीरज, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास, क्या खबर है? अखिलेश, मैं आज आपको बताऊंगा कि एनडीए मजबूत है या उसमें फूट है, तो एनडीए में क्या कुछ चल रहा है इस पर आज हम आपको जानकारी देंगे। मनीष, आप कौन सी बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं? राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। क्या कुछ मिला, क्या कुछ कर पाई ईडी, ये मैं आपको जानकारी दूंगा अखिलेश। चलिए, तो आप लोगों के पास मैं लौटूंगा, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा दें। आज यूएनजीए में बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। एस जयशंकर किन मुद्दों पर बोलेंगे सब पता है। विदेश मंत्री के भाषण की पूरी लिस्ट एबीपी न्यूज के पास है और इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह। सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। आशीष। जी हाँ अखिलेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आज यूएनजीए एड्रेस में विदेश मंत्री किन किन मुद्दों को उठाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो मुझे टॉप सोर्सेज ने जानकारी दी है, विदेश मंत्री इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी थी उसके जो हासिल है, उसके जो टेक अवेज हैं, उसका जिक्र करेंगे और पूरे विश्व को बताएंगे कि भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी कैसी की, कैसे अब सदर्न ग्लोबल साउथ का वॉइस बनकर, उसकी आवाज बनकर भारत उभर रहा है। इसके अलावा इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो प्रोग्रेस हासिल किया है भारत ने, क्लाइमेट चेंज हो, एनवायरमेंटल इशूज हो, तमाम दूसरे इशूज हैं, उस पर भारत ने क्या प्रोग्रेस हासिल किया, कैसे दुनिया को लीड कर रहे हैं, उसको सामने रखेंगे। यूएनएससी रिफॉर्म्स की मांग आज दोबारा से सबसे बड़े पटल पर की जाएगी विदेश मंत्री द्वारा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो मुझे जानकारी दी गई उसके मुताबिक आतंकवाद का मुद्दा वो उठाएंगे और संभव है कि इस आतंकवाद के मुद्दे में सिर्फ पाकिस्तान के लिए संदेश ना हो, जबकि रेफरेंस कनाडा को लेकर के भी हो, जो आरोप भारत पर लग रहे हैं, संभव है कि उस पर भी भारत का पोजीशन वो क्लियर करें। ये चौथी बात। और रीजनल ग्रुपिंग्स, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो डिफरेंट ग्रुपिंग्स जिसको लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें भारत का क्या एम्फैटिक रोल अभी तक रहा है और आगे कैसे भारत लीड करेगा, इन सभी बिंदुओं को आज यूएनजीए के अपने बेहद महत्वपूर्ण एड्रेस में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रेस करने वाले हैं। अखिलेश, आशीष, क्या खालिस्तान को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्या वो मुद्दा बनेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मुझे जानकारी दी गई है टॉप सोर्सेज की तरफ से अखिलेश, टेररिज्म का मुद्दा आज उठाने वाले हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तभी मैंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, संभव है कि ये एक सब हेडिंग होगी जिसके दायरे में विदेश मंत्री भारत की तरफ से निश्चित तौर पर कनाडा की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के और खालिस्तानियों को लेकर के भारत की चिंताओं को सामने रख सकते हैं, ऐसा हमें सोर्सेज इंडिकेट कर। मतलब आतंकवाद को लेकर फोकस रहेगा उनके संबोधन में, ये बड़ी जानकारी आशीष आप दे रहे हैं, आपके सूत्र आपको बता रहे हैं। बिल्कुल।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा यूएनजीए का एड्रेस पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने किया था तब भी उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को मुखर तरीके से उठाया था, और हमें ये टॉप सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर के आज क्लियर कट मैसेज भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के इस एड्रेस में दिया जाएगा। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे बाकी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दर्शकों को कुछ और जानकारी भी हम देना चाहेंगे। आज की जो ये बड़ी खबर है, दुनिया के सामने देखिए कनाडा का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। और कैसे, वो जरा आप समझिए। एनआईए की चार्जशीट से कनाडा बेनकाब, निज्जर की पोल पट्टी खुली, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ, जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं उसके बारे में आप समझिए जरा। अर्शदीप ढल्ला के साथ टेरर कंपनी चला रहा था, निज्जर की पोल पट्टी खुल रही है। अर्शदीप निज्जर ग्लोबल आतंकी, जी हां, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन और टेरर फंडिंग कर रहा था। यह बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग समुदायों में नफरत फैला रहा था। अब देखिए किस तरीके से नफरत की खेती की जा रही थी। पंजाब के लोगों में दहशत फैला रहा था, यानी पंजाब के जो बाशिंदे हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग में भी यह लगा हुआ था। इसका पूरा गोरख धंधा अब सामने आ रहा है। हवाला के जरिए वसूली का पैसा कनाडा मंगाते थे ये लोग। आप देखिए कैसे वसूली का ये पूरा नेटवर्क चलता था। इसी पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी आशीष। आशीष, कुल मिलाकर ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, और अक्टूबर के महीने में एनआईए एक बड़ी बैठक भी करने वाली है, जिसके बारे में हम कल भी अपने दर्शकों को बता रहे थे। ये बिल्कुल तय कर लिया गया अखिलेश कि इनकी जो टेरर नेटवर्क है और टेरर फाइनेंसिंग है, इन दोनों को ब्रेक डाउन किया जाएगा। और इसी की शुरुआत हुई थी गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रॉपर्टीज को अटैच करके, बैंक खातों को बंद करके। उसी तरह की कार्रवाई का मन बनाया है भारत सरकार ने, और ये निर्णय कर लिया गया है। और इस पर बहुत जल्द कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। एक एक आतंकवादी को चिन्हित करके उनके चाहे नाते, रिश्तेदार, उनके समर्थक, टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क में जितने लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से उनके फाइनेंसेस को चोक कर दिया जाएगा। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूं, उससे पहले दर्शकों तक एक और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचानी है। खालिस्तान ग्रुप का मानव तस्करी प्लान सामने आ गया है। वो कैसे, उसे भी आप समझिए। ये सारे पॉइंटर्स आपके सामने। नौकरी बहाना, निज्जर का पापी निशाना, यानी नौकरी के बहाने लोगों को फांसा जाता था। आपके सामने देखिए कैसे ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है। आतंकी बने लवप्रीत सिंह उर्फ रवि, गगनदीप सिंह उर्फ गग्गा, राम सिंह उर्फ सोना, कमलजीत शर्मा उर्फ कमल। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। नौकरी के बहाने लोगों को फंसाया जाता था और किस तरीके से उन्हें आतंकवादी बनाया जाता था, किस तरीके से दहशतगर्दी के गलियारे में उन्हें धकेल दिया जाता था। आप समझ सकते हैं खालिस्तानी ग्रुप का ये मानव तस्करी का जो प्लान है वो डिकोड हो रहा है आपके सामने। पंजाब के युवाओं को कनाडा बसने का लालच दिया जाता था। प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर जैसी नौकरियों का झांसा दिया जाता था। धार्मिक कामों के बहाने कनाडा बुलाते थे। कनाडा में रह रहे जरूरतमंद छात्रों की पहचान करते। नौकरी का लालच देकर खालिस्तानी ब्रिगेड में शामिल किए गए कई लोग, ये जानकारी भी सामने आ गई है। और अब अभिषेक उपाध्याय आपको इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे। अभिषेक, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि नौकरी के बहाने यह पूरा आतंक का काला खेल चल रहा था। बिल्कुल, और देखिए इन लोगों की पहुंच कितनी बड़ी थी। दो बातें मैं आपको बताऊं जो कि अब पब्लिक इंफॉर्मेशन हो चुकी है। जो निज्जर जिसकी हत्या हुई है और सुखदूल, इन दोनों के बारे में ये जानकारी छन के सामने आई है किस तरह से इन्होंने कनाडा में इलीगल एंट्री की। और एंट्री शुरू में डिनाई की गई, लेकिन उसके बाद भी ये सिंडिकेट इतना बड़ा है कि उन्होंने एंट्री कराई। और आप देखिए ये जो पंजाब वाला कनेक्शन है, एक जग्गा की जो अरेस्ट हुआ था, एक इसी जहांगीरपुरी से दिल्ली में, इसी जनवरी की बात है। जग्गा और नौशाद, ये दो अरेस्ट हुए थे। और ये दोनों ही, जो आप अर्शदीप की बात कर रहे थे, अर्शदीप ढल्ला, उसके ये पॉइंट पर्सन यहां पर थे। और पंजाब में इनका काम था यहां के युवाओं को अपने साथ जोड़ना, नेटवर्क बनाना, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना और इनको यहां से लेकर पंजाब से लोगों को इस तरह के प्रवृत्ति के उनको कनाडा ले जाना। तो एक पूरा का पूरा एक चेन बनी हुई थी, जिस चेन का कनेक्शन पंजाब से लेकर के और कनाडा तक था। और उसमें ये सारे शामिल थे। और इसमें बड़ी बात यह है, पॉलिटिकल जो संरक्षण है उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके बगैर कनाडा में ये इलीगल एंट्री बार बार नहीं हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। निज्जर को लेकर भारत कनाडा में जो तनाव हुआ, उस पर एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। Niger episode which has been raised at the political level, in fact has become one of the global issues, will have no impact, or it will just be episodic and not thematic in nature?
You know, currently I'm leaving that to our political leadership to work out the issues that are currently at hand and currently being discussed between both our countries. And like I mentioned, I'm really here to build relationships. I had an opportunity to meet with your Army commander last night. We shared the exact same opinion that that issue is not between us, it's not between our armies, and we're certainly looking for opportunities where we can continue to cooperate between India and Canada. दोनों देशों की सेना के बीच का मामला नहीं है। आप सुन रहे थे क्या कुछ उनका कहना था। लेकिन आशीष, सवाल यह है कि क्या जिस तरीके का स्टैंड कनाडा का देखने को मिला है, आज उसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय मंच से दिया जा सकता है जब जयशंकर बोलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सटल मैसेजिंग तो होगी ही होगी। जैसा मैं आपसे कह रहा था, अखिलेश, की टेररिज्म के मुद्दे को आज यूएनजीए के एड्रेस में डॉक्टर जयशंकर उठाने वाले हैं, क्योंकि बायलैटरल इशू है। एक देश आप पर खुल करके आरोप लगा रहा है, तो इस बात की गुंजाइश ज़रूर है कि अपने जब वो इस इशू को रेस करते हैं तो सिर्फ मैसेजिंग पाकिस्तान का न हो, भारत का पोजीशन पूरी तरह से टेररिज्म को लेकर के क्लियर करें। इनडायरेक्ट रेफरेंस ज़रूर कनाडा को लेकर के हो सकता है, खालिस्तानियों के प्रति भारत के अप्रोच को लेकर के हो सकता है। संभव है कि आज यूएनजीए एड्रेस में ईएम जयशंकर भारत का पोजीशन इस विवाद को लेकर क्लियर करें। तो सवाल एक और भी खड़ा होता है, अभिषेक, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या आज के बाद यह मसला आपको लगता है कि सॉल्व होने की तरफ बढ़ेगा, या जो विवाद पिछले दिनों में हमने देखा है अभी यूं ही जारी रहेगा? आपका आकलन क्या कहता है इस पर? देखिए, विवाद के जो कारण हैं अगर उस पर आप ध्यान देंगे अखिलेश, तो आपको समझ में आएगा कि विवाद आज कल में ख़त्म होने वाला नहीं है। विवाद के कारण जो हैं वो कनाडा की आंतरिक राजनीति से जुड़े हुए हैं। वहाँ जो जस्टिन ट्रूडो की सिचुएशन है, जिस तरह से वो लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, हर जितने पोल हो रहे हैं उसमें उनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है। जो टोरीज हैं, कंजर्वेटिव हैं, अपोजिशन है, वो लगातार उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ रही है। तो वो जो उनकी वोलेटाइल सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने सहारा ले रखा है इंडिया पर, खालिस्तान के नाम पर, उनके सिंपैथाइजर्स के नाम पर इंडिया पर अटैक करने का। तो इसकी वजह जो है वो डोमेस्टिक है। इसकी वजह, और क्योंकि आज तक वो कोई भी क्रेडिबल एविडेंस दे नहीं पाए, क्रेडिबल क्या छोड़ दीजिए, एविडेंस ही नहीं दे पाए हैं। क्रेडिबल वो है या नहीं तो बात का विषय है, उनके पास देने को एविडेंस ही नहीं है। तो ये टोटल डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्जन्स हैं। ठीक है, मैं इस पर आता हूं, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ गई है। भारत कनाडा विवाद के बीच एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। पीओके के दौरे पर अमेरिकी राजदूत ब्लोम चुपचाप गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे हैं यूएस एम्बेसडर। 6 दिनों की यात्रा को छिपाकर रखा गया। पीओके के दौरे पर अमेरिकी राजदूत ब्लोम पहुंचे हैं। सवाल यह कि आखिर अब इसके क्या मायने मतलब हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे हैं यूएस एम्बेसडर। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 दिनों की यात्रा को छिपाकर रखा गया था। और अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कब पीओके के दौरे पर गए अमेरिकी एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लोम। पहली तस्वीर अक्टूबर 2022 की है और दूसरी तस्वीर सितंबर 2023 की है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। आशीष, इस दौरे का क्या मतलब निकाला जाए, कैसे पढ़ें इसे बिटवीन द लाइंस? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो भारत के लिए निश्चित तौर पे कंसर्न का इशू है, और भारत, जो हमें सोर्सेज ने बोला है, भारत बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है अमेरिका के इस स्टैंड को, खास करके तब जबकि वो 1 हफ्ते के करीबन दौरे पे हैं, जो हमें जानकारी दी गई है, वो भी निजी दौरे पर, और उसके बावजूद वहाँ पर जाकर के डिप्टी स्पीकर से मिलते हैं, वहाँ के जो उनके असेंबली के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनसे मुलाकात की उन्होंने, और भी दूसरे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2022 में पहले जा चुके हैं। और आज जब इससे संबंधित सवाल हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत से पूछा, तो उन्होंने कहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर भी तो एक राजदूत G20 के सम्मेलन में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कश्मीर गया था। तो अगर आप इस बात को रिकग्नाइज नहीं कर रहे अपने इन कदमों से कि भाई वो पूरा हिस्सा भारत का है, इंडिया का क्लेम है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे, तो निश्चित तौर पर डिप्लोमेटिकली इसके मायने हैं और भारत के लिए कंसर्न का इशू है। अखिलेश, ठीक, आशीष, दोबारा भी आपसे बातचीत होगी। 2024 चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी को झटका लगा है। एनडीए गठबंधन से अलग हुई एआईएडीएमके। एनडीए गठबंधन पर विपक्ष हुआ है हमलावर। 2024 तक बीजेपी भी टूटेगी, ये दावा भी कर दिया संजय राउत ने। तो आप देखिए, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं कैसे अब इसी बहाने बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। एनडीए गठबंधन पर विपक्ष हमलावर हो गया है। 2024 साली त्यांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं पुरतं अकल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा माझा शब्द आहे। भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सध्याचं एनडीए ही एक नौटंकी आहे। जर शिवसेना
अकाली दल नसेल तर ती एनडीए शून्य आहे. बीजेपी दक्षिण में कमजोर क्यों हो रही है? एआईएडीएमके के एनडीए से अलग होने के बाद सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, लेकिन इन सब के बीच जो दोस्त बिछड़ रहे हैं उससे कुछ सवाल भी खड़े होते हैं. इसका कितना असर होगा आने वाले दिनों में? सबसे बुनियादी सवाल तो यह है, 2024 से पहले यह बीजेपी के लिए ठीक नहीं. दोस्त बिछड़ा तो कितना असर होगा वो हम आपको बता रहे हैं. साउथ में बीजेपी की मौजूदगी पर क्या ताला लग जाएगा? एआईएडीएमके के जरिए दक्षिण में मजबूत बनना लगभग अब क्या खत्म मान ले? इंडिया गठबंधन को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिलेगा और विपक्ष का पहले से यह आरोप है कि दरअसल बीजेपी सहयोगियों को तवज्जो नहीं देती है. आगे आप देखिए कुछ और जानकारी आपके लिए. क्यों एनडीए से अलग हुई एआईएडीएमके? इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही हैं वो कुछ आपके सामने. वजह नंबर 1, दोनों पार्टियों में बीते कुछ दिनों से तनाव. तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलई, यह भी एक वजह बताए जा रहे हैं. अन्नामलई की सीएन अन्नादुरई पर टिप्पणी. इसके अलावा एक और वजह बताई जाती है कि बयान पर अन्नामलई ने माफी नहीं मांगी. पार्टी आला कमान ने अन्नामलई पर कार्रवाई नहीं की, एक वजह के तौर पर इसे भी देखा जा रहा है. इन सब के बीच नीरज, सीधे आपके पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि एआईएडीएमके का एनडीए से अलग हो जाना दक्षिण में बीजेपी की सेहत के लिए कितना खतरनाक? देखिए, निश्चित रूप में जब कोई एक सहयोगी आपके साथ लंबे समय से काम कर रहा होता है और अचानक वो आपसे बिछड़ जाता है तो नुकसान तो होता ही है. तमिलनाडु में आपके पास ग्राउंड में बेस नहीं है, एआईडीएमके का ग्राउंड पे बेस है. उसी बेस के दम पर आपका जो चेहरा है नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी के रूप में चेहरा और एआईडीएमके का जमीनी बेस, इस दोनों बेस के दम पर आप तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में अच्छा करने का प्लान कर रहे थे. लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें डेलिबरेटली लगातार बार अन्नामलई के बयानों को लेकर एआईडीएमके ने अपनी शिकायतें दर्ज की. आपको याद हो पिछले एक हफ्ते पहले ही एआईडीएमके के बड़े नेता आए थे दिल्ली और उन्होंने न सिर्फ जेपी नड्डा से मुलाकात की बल्कि अमित शाह से भी मुलाकात की, बीएल संतोष से मुलाकात की और इन सब विषयों की उन्होंने शिकायत भी की थी. उन्होंने इस विषयों को रखा भी था कि जब हम संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं और एनडीए के तौर पर काम कर रहे हैं तो वहां एक दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी ठीक नहीं है. लेकिन ये इस हद तक पहुंच जाएगी कि एआईडीएमके अपनी जो कोर कमेटी की बैठक करेगी और कोर कमेटी की बैठक के बाद तुरंत जो है इसकी घोषणा कर देगी कि अब हम एनडीए का हिस्सा नहीं है. ये थोड़ा सा भाजपा के लिए भी ठीक है. लेकिन नीरज, छोटे में बताइएगा, बड़े नेता हैं जो दरअसल ये कहा जा रहा था कि अगर नॉर्थ इंडिया में बीजेपी को नुकसान होता है आगामी चुनाव में, उसकी भरपाई दक्षिण से की जाएगी. इस लिहाज से कि आप क्या देखते हैं, कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को? देखिए, एआईडीएम तमिलनाडु के लिहाज से बात करें तो तमिलनाडु में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का बेस बहुत कमजोर हो गया है एआईडीएमके के जाने से. सबसे बड़ा जो बेस है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में है और जो दूसरे जो राज्य हैं 6 में से 4 राज्य, उनमें बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का बेस नहीं है. ना तो सरकार है और ना ही ज्यादा सांसद और विधायक हैं. तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप में दक्षिण भारत के लिए नुकसानदेह कहा जा सकता है और भाजपा जरूर इस पर विचार कर रही होगी और कहीं ना कहीं से इसको मेंटेन करने के लिए उनके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा. चलिए ठीक है. ओवैसी के बयान पर देश में सियासत गर्म है. ओवैसी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को घेरा. एक गुंडागर्दी खुलकर करती है, ओवैसी ने कहा. एक मुस्कुराकर पीठ में खंजर भोंकता है. ओवैसी ने कहा कि जहां कांग्रेस वहां मुसलमान को गुलाम समझते हैं. राजस्थान का हाल जाकर देख लीजिए, यहां तक कह दिया असदुद्दीन ओवैसी ने. याद रखो मुसलमानों, जो नफरत को नहीं मानते, जो मोहब्बत को मानते हैं, आज आपको खड़े होना पड़ेगा. याद रखो मेरी इस बात को. एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा. वो दिन दूर नहीं है. अब यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था. आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई. हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह. स्पीकर साहब ने कहा, ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है. मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है. आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास. अभिषेक, आप सुन रहे थे ओवैसी का बयान.
एक ही तराजू में जिस तरीके से वो तौल रहे हैं कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, क्या राजनीति उनकी नजर आ रही है आपको? देखिए, बहुत सीधा सा मसला है कि जो 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि वाकई जो अल्पसंख्यकों की राजनीति है, जो मुस्लिम राजनीति है, उस पर जो नज़र रखने वाले हैं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे वो ये इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या कोई बड़ा बदलाव आ रहा है क्या उनके वोटिंग पैटर्न में। जैसे कि आप अभी जो चुनाव हुए हैं कर्नाटका में, वहाँ पर हमने देखा है कि जो ओल्ड मैसूर रीजन था वहाँ पर जो मुसलमानों का वोट आमतौर पे जेडीएस को मिलता आया था, जो जेडीएस का जो स्ट्रांग होल्ड कहा जाता है, वहाँ पर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। और जिस तरह से राहुल गांधी जो कांग्रेस का सबसे विजिबल चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं जिनको पॉलिटिकली, वो मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर के बातें कर रहे हैं, कहीं कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। करगिल में उन्होंने क्लियर कहा कि हाँ, ये जो अटैक अत्याचार की बातें वो आ रही हैं। ये सारी बातें देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी को ये लग रहा है कि अगर ये शिफ्ट हैदराबाद में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो कांग्रेस को भी बीजेपी के बराबर रख रहे हैं कि ऐसा मत समझिए कि बीजेपी आपकी दुश्मन है तो कांग्रेस आपकी हितैषी है। इसके नीचे वोट बैंक की एक पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है। जी ठीक है, मैं अगली खबर का रुख करूं उससे पहले आशीष आपको जोड़ना चाह रहे थे इसमें। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही राहुल गांधी वहां जाकर के ये बोल करके आए हैं कि इस बार हम आंध्रा का चुनाव जीतने वाले हैं। वो जहां छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा हैदराबाद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां डेवलपमेंट नहीं होता, तो नेचुरली रिटेलिएट करना ही था असदुद्दीन ओवैसी को, क्योंकि सही कह रहे हैं अभिषेक कि वो कर्नाटका का एक्सपेरिमेंट यहां रिपीट होते हुए नहीं देखना चाहेंगे जहां एन मास मुस्लिम्स ने कांग्रेस के लिए वोट डाला था। तो राहुल गांधी की जवाबी कार्रवाई है जो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। चलिए ठीक है, अब हम राजस्थान का रुख करना चाहेंगे। राजस्थान के मंत्री के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। जी हां, बड़ी खबर बता दें आपको, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर रेड की सूचना। कोटपुतली और बहरोड में ईडी की छापेमारी हुई है। मंत्री राजेंद्र यादव की कंपनियों पर ईडी का छापा। गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव। बड़ी खबर आपको बता दें, कोटपुतली और बहरोड में छापे की सूचना मिल रही है और ज्यादा विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी मनीष शर्मा। मनीष। बिल्कुल अखिलेश, बहरोड और जो कोटपुतली का इलाका है वो राजेंद्र यादव का निर्वाचन क्षेत्र है। यहीं पर उनका घर भी है और यहीं पर उनकी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज भी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बहुत हाईटेक प्लांट खुद राजेंद्र यादव, जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और मंत्री भी हैं, उनके बेटे की ये कंपनी है मधुर यादव, और उसमें वो खुद भी शामिल है। ईडी की जो कार्रवाई हुई सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई और तकरीबन 4:15 बजे जाकर ईडी के तमाम अधिकारियों ने इस राजेंद्र यादव के घर को छोड़ा। इस दौरान ताला तोड़ने के लिए कोटपुतली से एक मैकेनिक को भी बुलाया गया। 2 अलमारियों और एक बॉक्स का ताला तोड़ा गया। बड़ी संख्या में कागज और फाइलें मिली हैं जिन्हें ईडी के तमाम अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। जी अखिलेश। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए थे, नीरज पांडे भी हमारे साथ मौजूद थे, अभिषेक उपाध्याय भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।